हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने जनरल फिजिक्स में स्टार्ट किया था हीट के क्वेश्चन, ठीक है। हीट के क्वेश्चन में हम लोग लास्ट आज करेंगे, उसके बाद गैस इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मतलब फॉर्मूला है अगर तो फॉर्मूला समझ लेते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं है तो जो भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट किसी बच्चों ने नहीं पढ़ा है, थ्योरी क्लासेस नहीं ली है, तो उनके लिए भी ये इजी वे है कि हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट टर्न या लास्ट क्लास आपने की होंगी तो समझ में आएगा क्या है क्वेश्चन और किससे रिलेटेड। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई इज सॉल्ट एडेड, व्हाई इज salt mixed, why is salt mixed in ice box, in ice box of ice cream, ice box of आइसक्रीम। आइसक्रीम बॉक्स में जो आइस होती है उस आइस के साथ क्या करते हैं, हम सॉल्ट को मिक्स करते हैं। वाई सॉल्ट इज मिक्स, वाई सॉल्ट मिक्स इन आइस बॉक्स ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम का जो बॉक्स होता है उसके अंदर हमारी आइसक्रीम पड़ी है, ठीक है। आइसक्रीम पड़ी है, इस के अंदर हमारी आइसक्रीम पड़ी है, और यहाँ जो आइस जमा है उस आइस में क्या कर दिया जाता है, सॉल्ट मिक्स कर दिया जाता है, स्प्रिंकल कर दिया जाता है सॉल्ट। ऐसा क्यों किया जाता है? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBTU? क्वेश्चन सेकंड इज, व्हाट इज द full form of IBTU, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, वन थर्म इज इक्वल टू कितना IBT यूनिट, ठीक है। वन थर्म इज इक्वल टू IBTU लिख दो या BTU यूनिट, ठीक है, BTU यूनिट। ये तीन क्वेश्चन है, तीनों की बात आज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने लास्ट टर्न पे किया था। ice is mixed with, yeah, ice is mixed with salt, या salt is mixed in ice box या ice to maintain the temperature of the box। क्योंकि ice के साथ अगर हम salt को मिक्स करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, आइस क्या करेगी, एक चैम्बर के अंदर है तो उस एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी उसका टेम्परेचर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और टेम्परेचर से मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
लेकिन जब पता है कि ऑलरेडी बाहर क्या है, 0 डिग्री टेम्परेचर है, जब ऑलरेडी उस बॉक्स के अंदर 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमें पता है कि इम्प्योरिटी मिक्स करने पर, वाटर में इम्प्योरिटी मिक्स करने पर क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। और यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो ऑलरेडी 0 पर है, तो आइस क्या करेगी, एक तरह से मेंटेन करेगी टेम्परेचर को, जिसकी वजह से और ज्यादा आइस मेल्ट ना हो, और जो हमारी आइसक्रीम है वो एक प्रॉपर आइस के फॉर्म में बनी रहे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, ice is salt is mixed, salt is mixed to ice in ice, यहाँ पे ice लिखना, ice in ice box to maintain temperature, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन टेम्परेचर, टू not to melt, to not melt the आइसक्रीम, या फिर इसको लिख सकते, सॉल्ट इज मिक्स टू आइस इन आइस बॉक्स टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड make ice cream do not melt easily। ठीक है, आइसक्रीम को इजिली मेल्ट करने नहीं देगी। ठीक है, जो आसपास की आइस है। और यहाँ पे एक और चीज हो रही होगी, जैसे ये हमारा आइस बॉक्स है, इसके अंदर हमारी आइसक्रीम वगैरह रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आइस जमा है। ये जो आइस जमा है वो ये पूरे बॉक्स का टेम्परेचर तो 0 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, अब जब इसको खोलते हैं तो क्या निकलते हैं, एक तरह से वेपर्स निकलते हैं, बहुत दिखते हैं, भाप जैसे बोलते हैं, भाप या वेपर्स के फॉर्म में बहुत तेज ऐसे ऐसे निकलता है। ठीक है, तो ये जो आइस है यहाँ पे, वो जो आउटर आई है वो पहले मेल्ट करेगी, जो इसके कांटेक्ट में है, ये बॉक्स के कांटेक्ट में है आइस, वो पहले मेल्ट करेगी, और जो इनर आई है, आइस है, वो बाद में मेल्ट करेगी। तो एक तरह से क्या कर रहा है, जब आइस मेल्ट हो रही है, आउटर आई तो वो देख रही है कि 0 डिग्री ऑलरेडी है, तो क्योंकि इम्प्योर हो चुका है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो चुका है, तो वो अपने आप को और उसका टेम्परेचर और लो हो जाएगा, और लो हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो 0 से नीचे टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तो आउटर आइस मेल्ट फर्स्ट, आउटर आइस पहले मेल्ट कर जाएगी, जो बॉक्स के टच में है। ठीक है, टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ इनर आई, टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ इनर आइस। ठीक है, इनर आइस, तो जो बॉक्स के अंदर वाली आइस है, यहाँ पे मान लो कोई आइस है और ये बाहर वाली आइस है, तो ये आइस बाहर वाली पहले मेल्ट होना शुरू करेगी, और जब ये पहले मेल्ट होना शुरू करेगी, देख रही है आसपास तो 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये अपना टेम्परेचर और लो कर लेगी, जिसकी वजह से अंदर वाली जो आइस है वो इजिली मेल्ट नहीं होगी। ठीक है, होप सो ये इसका आंसर समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, केवल ITBU या BTU बोल दिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ये क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, कभी कभी आ जाता है पूछने के लिए। ठीक है,
तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है ये कब यूज किया जाता है? जब हम एक पाउंड मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर देंगे, तब हम जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो है IBTU या BTU। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो heat is required to increase the temperature of 1 pound of substance to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो क्या हो गया? IBTU या ब्रिटिश थर्मल यूनिट। फिर से बोल देते हैं, अगर किसी को IBTU या BTU की फुल फॉर्म लिखनी, BTU की क्या लिखनी हो, डेफिनेशन लिखनी हो, तो फिर से बोल देते हैं। heat required to increase heat required to increase 1 pound to increase temperature of 1 pound material to 1 degree Fahrenheit. Heat required to increase temperature of 1 pound material to 1 degree Fahrenheit. Heat required to increase the temperature of 1 pound material to 1 degree Fahrenheit. ये है हमारी ब्रिटिश थर्मल यूनिट की डेफिनेशन। कभी कभी वन थर्म इज इक्वल टू क्या होता है पूछ लिया जाता है। तो थर्म क्या है? ये भी एक यूनिट ऑफ हीट है। इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ हीट। जो थर्म है वो भी हीट का एक यूनिट है, जिसमें हम BTU भी लेते। ठीक है, मतलब वन थर्म कितने BTU के बराबर होगी। तो बेसिकली थर्म जो है BTU के फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। तो वन थर्म इज इक्वल टू 10⁵ BTU। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो हम लोगों ने और भी यूनिट पढ़े हैं, जैसे MKS यूनिट है, मीटर KG, सेकेंड वाला सिस्टम पढ़ा होगा। फिर हम लोगों ने लिख देते हैं MKS CGS। MKS में क्या होगा? मीटर KG सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये यूज किया जा रहा होगा। फिर होता है फिर एक FPS यूनिट पढ़ा होगा। तो FPS में क्या होता है? यहाँ पे क्या था? मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पे होगा फुट, और यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ ग्राम, यहाँ होगा पाउंड, और ये एस सबके लिए सेकेंड है। तो ये वाली यूनिट पढ़ी होंगी। 1 पाउंड किसके बराबर होता लिख देते हैं। 1 पाउंड जो है, अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो 1 पाउंड ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है 453.5 ग्राम। ठीक है, तो ये लगभग आधा किलो से भी कम होता है। 1 पाउंड इज इक्वल टू लेस देन ½ kg। ठीक है, तो इसलिए पहले कार्ड्स आते थे जिसमें वो WWE वाले जो नहीं प्लेयर्स होते हैं उनके बारे में वो दिया रहता है, हाइट, वेट, और उनका मतलब बाइसेप्स वगैरह उसमें कार्ड्स में गिवन रहते थे। तो वो कार्ड्स हम लोग छोटे थे तब खेला करते थे। तो उन कार्ड्स में क्या होता था? पाउंड्स में वेट लिखा होता था। पहले मुझे इतना समझ में नहीं आता था कि पाउंड्स में वेट है, उनका किसी का 100 वेट, किसी का 200 वेट। तो मैंने कहा 150 170, मैंने कहा इतना वेट क्या होता होगा। फिर लेकिन पाउंड्स पे इतना दिमाग नहीं जाता था कि यूनिट भी है एक। फिर जब थोड़ा बड़े हुए पता चला अच्छा पाउंड से दूसरी यूनिट है, पाउंड्स दूसरी यूनिट है, और जो हम लोग मेजर करते हैं हम लोग किसमें? ग्राम या KG में मेजर करते हैं। तो होप सो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ कंडक्शन कन्वेक्शन के ऊपर, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन और लिख लेते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन ही करना, कॉन्सेप्ट साथ साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। होप सो ये नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, if a body if a body is in ये नहीं लिखते हैं, इसकी जगह लिखते हैं if a system working under if a system working under adiabatic process what is the value of exchange of heat during this process यूनिट जो है हीट की वो कैलोरी में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, which method is the best method to heat the solid substance को हीट करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट मेथड है। तो ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक सिस्टम है जिसमें काम हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब इफ अ सिस्टम वर्किंग अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जब कोई एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा हो तब क्या होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वो 0 होता है। तो एक्सचेंज ऑफ हीट या कभी कभी डेल्टा क्यू लिख दिया जाएगा, वो इक्वल टू 0 होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अगर ऐसे पूछ दिया जाए, इफ अ सिस्टम वर्किंग अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो वहां पे भी चेंज आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे हीट कांस्टेंट रहेगी एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो यहाँ पे जब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करी जाएगी तो वहां पे डेल्टा टी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट 0 होगी, या फिर कह सकते हैं हीट इज कांस्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट कर सकते हैं? तो कंडक्शन जो है वो बेस्ट प्रोसेस है टू हीट द, या बेस्ट मेथड है टू हीट द सॉलिड। क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन में क्या होगा, अगर पार्टिकल्स विदाउट मूवमेंट ट्रांसफर ऑफ हीट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, विदाउट मूवमेंट ट्रांसफर ऑफ हीट कर रहे हैं, और ये स्लोएस्ट मेथड होता है। जो कंडक्शन है वो स्लोएस्ट मेथड है, और इसमें कोई मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं होता, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता। वाइब्रेशन पॉसिबल है, थोड़ा बहुत टू एंड फ्रो मोशन भी पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई कहे कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है तो वो नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस में विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। मतलब इस तरह से कह देना कि हम, बहुत सारे लोग खड़े हैं, हमको इसे, बहुत सारे लोग खड़े हैं और इनके हाथ में बॉल है, और इनको बॉल पहुंचानी है फोर्थ पर्सन के हाथ में। तो जब फोर्थ पर्सन के हाथ में बॉल पहुंचानी है विदाउट मूवमेंट, तो अगर विदाउट मूवमेंट तो ये इस हाथ से इसको पकड़ा देगा, ये इसको पकड़ा देगा, और ये इसको पकड़ा देगा, तो बॉल ट्रांसफर हो जाएगी विदाउट मूवमेंट ऑफ द पर्सन। वैसे ही विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, कंडक्शन पॉसिबल होगा सॉलिड में, और ये स्लोएस्ट मेथड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, in atmosphere, in atmosphere transfer transfer of heat by which method? एटमॉस्फेयर में जो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो कौन से मेथड से होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर? ठीक है, विच इज द फास्टेस्ट method for heat transfer? क्वेश्चन नंबर 8 होगा, by which method liquid can be heated quickly? कौन से मेथड से हीट, या अच्छा मेथड कौन सा है जिससे हम लिक्विड को हीट कर सकते हैं? और 9th क्वेश्चन है, हाउ डू वी कीप आवर water hot or cold for
long time in a thermal flask। ठीक है, हम थर्मल फ्लास्क में अब पानी जो है उसको हाउ टू कीप वाटर हॉट और कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन अ थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क में पानी को लंबे समय तक ठंडा या गर्म कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा बड़ा आंसर है, बाकी वो छोटे छोटे आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, जिसमें पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। जो एटमॉस्फेयर होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा और सारे पार्टिकल्स आसानी से इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पॉसिबल है और हीट का ट्रांसफर बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से पॉसिबल है। ठीक है, तो कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ट्रांसफर ऑफ हीट होगा बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। कहने का मतलब कि कुछ लोग खड़े हैं, उनको एक बॉल यहां से यहां पहुंचानी है, तो क्या करेंगे, 3 लोग हैं, तो ये क्या करेगा, यहां से चल के इसको बॉल दे आएगा और ये यहां से चल के इसको बॉल दे जाएगा। तो देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ये वाला प्रोसेस किस में पॉसिबल है, ये वाला प्रोसेस कन्वेक्शन प्रोसेस लिक्विड में, कन्वेक्शन प्रोसेस गैस में पॉसिबल है, सॉलिड और वैक्यूम में तो पॉसिबल नहीं है। फास्टेस्ट मेथड कौन सा है, फास्टेस्ट मेथड जो है रेडिएशन है। रेडिएशन से हम किसी भी सब्सटेंस को बहुत जल्दी हीट कर सकते हैं। ये किस में पॉसिबल होगा, तो रेडिएशन सॉलिड लिक्विड गैस वैक्यूम सब में पॉसिबल होगा। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस के लिए होगा। और जो इससे पहले हम लोगों ने किया है कंडक्शन, कंडक्शन किस में पॉसिबल होगा, सॉलिड गैस में पॉसिबल होगा। ठीक है, सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है और वैक्यूम में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड है बाय विच मेथड लिक्विड कैन बी हीटेड क्विकली। तो इसका भी आंसर क्या होगा, कन्वेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल पॉसिबल है या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पॉसिबल है, इसलिए इस मेथड से हम लिक्विड या गैस को बहुत इजीली हीट कर सकते हैं। जो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो थर्मल फ्लास्क होता है हमारा, उसमें क्या होता है, ऐसा होता है थर्मल फ्लास्क कुछ। ठीक है, ये हमारा थर्मल फ्लास्क, इस थर्मल फ्लास्क में क्या होता है, ऐसे लेयर होती है। अब इसके अंदर हम कुछ भी भर के रखते हैं, लॉन्ग टाइम तक ठंडा या गर्म बना रहता है। ठंडा अगर रखेंगे तो वो ठंडा बना रहेगा, गर्म रखेंगे तो गर्म बना रहेगा। लिखा तो 24 घंटे भी रहता है, 48 घंटे भी रहता है, लेकिन ज्यादातर चीजें 12 से 15 घंटे तो मैंने भी देखी है कि जैसा टेम्परेचर है वैसा बना रहेगा। अगर ये पूरा फुल बना है तो जब भी आप ओपन करेंगे वैसा ही टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन कुछ अगर खाली है तो धीरे धीरे टेम्परेचर उसमें जो एटमॉस्फेयर बनेगा वो कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो तो अब हम ऐसा कैसे कर पाते हैं कि किसी भी चीज को ठंडा है तो ठंडा बनी रहती है, अगर कोई चीज रखी है, अगर हमने चाय या कॉफी रखी है तो वो गर्म बनी रहती है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम रेडिएशन कन्वेक्शन कंडक्शन सबको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, बाय स्टॉपिंग रेडिएशन कन्वेक्शन कंडक्शन
by creating gap between by creating gap between two layers। ठीक है, इन दो लेयर्स के बीच में जो गैप बनता है, इस गैप की वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे गैप बना हुआ है। ये जो पोर्शन है ये गैप बना है, और इस पोर्शन से हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं कन्वेक्शन और कंडक्शन को। ठीक है, और फिर क्या किया हमने, इस बोतल बॉटल के ऊपर सिल्वर कलर कर दिया। इस बॉटल के ऊपर सिल्वर कलर कर दिया तो क्या हो गया, इस बॉटल से रेडिएशन भी पॉसिबल नहीं है। तो कंडक्शन कन्वेक्शन बाय क्रिएटिंग गैप बिटवीन लेयर्स ऑफ बॉटल। ठीक है, और रेडिएशन कैसे स्टॉप किया गया, रेडिएशन इज stopped by coloring the bottle। ठीक है, अब तो और एडवांस हो गया है। मेन चीज क्या करते हैं कि अब तो बहुत डिफरेंट कलर की आती हैं, तो हम जरूरी नहीं सिल्वर करें, कोई भी कलर का कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन भी रुक जाती है। ठीक है, तो हमने पहले गैप किया इनके बीच में, जिसकी वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन रुक गया। अगर डायरेक्ट यहाँ पे बॉटल होती, बॉटल डायरेक्ट कांटेक्ट में होती, यहाँ पे पूरे में पानी भरा होता गर्म या ठंडा, तो ये क्या करता, एटमॉस्फेयर में अपनी हीट को ट्रांसफर कर सकता था इजिली, जो यहाँ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर कैन बी की वाटर we can keep water hot or cold for long time in thermal flask by creating gap between two layers of flask and coloring the bottle, और by stopping radiation convection and conduction। कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, आप ये नोट कर लीजिए। तो सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ फ्रीजर इन अ फ्रिज या रेफ्रिजरेटर। के बेस्ट पोजीशन क्या होगी फ्रीजर की, किसी फ्रिज के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, टेम्परेचर
changes from 30 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 30 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है। इफ अल्फा इज या फिर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इफ अल्फा इज इक्वल टू कितना है 0.003 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड द चेंज इन सेल्सियस, ठीक है। फाइंड द लीनियर एक्सपेंशन या फाइंड द फाइनल लेंथ, find the final length of wire, और लिख सकते हैं find the linear expansion in wire। दो क्वेश्चन है। पहला क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई फ्रिज है उस फ्रिज में कौन सी पोजीशन फ्रीजर के लिए बेस्ट होगी। पहला ऑप्शन टॉप, दूसरा मिडिल, तीसरा बॉटम, ठीक है। तो आप बता सकते हैं जो आइडियल कंडीशन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, उसका टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है 30 से 80 डिग्री सेल्सियस, तो उसका लीनियर एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो क्या हो रहा होगा, हमारा वायर एक्सपेंड कर रहा होगा, और जिसमें अल्फा की वैल्यू क्या है 0.03 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो जो अल्फा है वो क्या है, मटेरियल यूज हुआ है तो कोफिशिएंट की तरह यूज होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, जो मटेरियल यूज कर रहा होगा, यूज किया जा रहा होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो दोनों क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये क्लास खत्म करते हैं। तो जो टॉप मोस्ट पोजीशन है ये बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि जो भी यहाँ पे चीजें रखी होंगी वो सब क्या कर रही होंगी, उनमें कुछ ना कुछ हीट होगी, वो हीट ऊपर जाएगी और फ्रीजर से टकरा के फिर से कूल डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जो फ्रिजेस मॉडर्नाइज बोल दे या टेक्निकल बोल दे, उन लोगों ने क्या किया, कोई कोई फ्रिज मैंने देखी थी, एक दो ऐड आते थे जिसमें नीचे फ्रीजर रख दिया, तो वो इतनी आइडियल कंडीशन में नहीं थी, वहां पे कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो रही होगी। यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो क्या है, ये बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि हॉट एयर ऊपर जाएगी, कुछ भी हमने इसके अंदर रखा हो सकता है वो नॉर्मल टेम्परेचर में होगा, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ हीट होगी, तो हॉट एयर ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के बाद जब टॉप पे पहुंचेगी, टॉप पे क्या मिलेगा उसको, फ्रीजर मिलेगा, और जिसकी वजह से वो अगेन कूल डाउन होके नीचे आ जाएगी। तो बेस्ट पोजीशन ऑफ freezer is top position in fridge, because hot air goes up
and come in contact with freezer and cool down easily. तो क्योंकि बात लीनियर एक्सपेंशन की हो रही है इस वाले क्वेश्चन में, तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा। लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, इसकी एल क्या है 50 सेंटीमीटर है और टेम्परेचर डेल्टा टी क्या है 30 से 80 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, तो ये 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मतलब डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में हो केल्विन में हो वो सेम रहेगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू फाइनल लेंथ नहीं, हमें एक्सपेंशन ही चाहिए, फाइनल लीनियर एक्सपेंशन इन वायर, हमें एक्सपेंशन ही चाहिए, ठीक है। फाइनल लेंथ तो फिर वो वाली लेंथ हो जाएगी पूरी, मतलब 50 से बड़ी हुई जितनी होगी वो। फाइंड द लीनियर एक्सपेंशन इन वायर, तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, डेल्टा एल होगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना होगा, एल जितनी भी उसकी लेंथ है इंटू डेल्टा टी इंटू अल्फा। तो एल कितना है, एल है हमारा 50 और टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर वो भी 50 है, अल्फा है 0.003, ये हो गया 2500 तो 0.003, तो कितना हो जाएगा 7500 और ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर फाइनल बोल दिया जाता है फाइनल लेंथ क्या होगी, फाइनल लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, वो होगी एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल, तो 50 प्लस 7.5 सेंटीमीटर, तो 57.5 सेंटीमीटर इसकी फाइनल लेंथ होगी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो होप सो ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे। एक बार लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के क्वेश्चन इसका फॉर्मूला लिखवा देते हैं जिससे आपको एक बार और क्लियर हो जाए। इसको नोट कर लीजिए, रब करते हैं। तो तीन तरह के एक्सपेंशन हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होगा एरियल एक्सपेंशन और तीसरा होगा वॉल्यूमेट्रिक बोल देंगे या वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक ही बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो जब लेंथ में केवल चेंज आ रहा हो तो हम लेंगे लीनियर एक्सपेंशन। जैसे हमारा वायर है जिसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये एल लेंथ का है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये एल डैश लेंथ का हो गया, तो इस यहाँ पे डेल्टा एल का चेंज आया, तो इसकी चेंज ऑफ लेंथ कितनी होगी, एल डैश होगी। तो जो चेंज ऑफ लेंथ है वो डेल्टा एल कितना होगा, या फिर लीनियर एक्सपेंशन ऑफ वायर कितना हुआ, एल डेल्टा टी इंटू अल्फा, ठीक है। एल क्या है, लेंथ है, चेंज इन टेम्परेचर है, ये कोफिशिएंट ऑफ क्या है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, ठीक है। और अगर फाइनल लेंथ की बात करी जाए तो एल डैश हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल के बराबर, ठीक है। ये हो गए दो फॉर्मूले लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड। अल्फा जो है डिपेंड करेगा मटेरियल पर,
अगर हम एरियल एक्सपेंशन की बात करें तो एरियल एक्सपेंशन में क्या होगा, हमारा एरिया बढ़ रहा होगा, लेंथ भी बढ़ रही होगी और ब्रेथ भी बढ़ रही होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, एरियल एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसका अगर एरिया ए है तो इसका ए डैश हो जाएगा, डेल्टा ए का इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा, वो एरियल एक्सपेंशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा ए इज इक्वल टू ए डेल्टा टी बीटा। बीटा भी यहाँ क्या है, कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। डेल्टा टी जो है टेम्परेचर है। अब ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश ए प्लस डेल्टा ए के बराबर हो जाएगा। ये हो गया एरियल एक्सपेंशन से रिलेटेड फॉर्मूला। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक। अगर हमने कोई वॉल्यूम लिया है, इसका वॉल्यूम है V, कुछ चेंजेस करने पे टेम्परेचर बढ़ाने में वॉल्यूम में चेंज आया, तो इसका वॉल्यूम हो गया ऑलमोस्ट V डैश। इतना चेंज तो नहीं आएगा लेकिन आएगा, ठीक है। इसको V डैश बोल दिया। तो यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डेल्टा T इंटू गामा। गामा क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशियंट, और V डैश इज इक्वल टू हो जाएगा V प्लस डेल्टा V। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा कोफिशियंट है, ये सब डिपेंड करेंगे मटेरियल पर, और अल्फा बीटा गामा का अल्फा बीटा गामा की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये इनकी यूनिट होगी, ठीक है, तीनों की। और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन भी होता है, यहां लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा इज अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो ये हो गई आज की क्लास फिनिश। होप सो समझ में आई होगी। अल्फा 1D सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है फॉर 1D, बीटा 2D सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, और गामा 3D सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन की जगह 1D 2D 3D भी गिवन हो सकता है। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी एक्सपेंशन पूछा जा सकता है, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, या फिर फाइनल लेंथ ऑफ वायर, फाइनल एरिया ऑफ द मेटल शीट, या फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मेटल बॉल हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से बात करी जाएगी, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। न्यूमेरिकल की क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी, और जैसे ही ये वाला पोर्शन खत्म होगा फिर हम मैकेनिकल की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल की क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको क्लासेस कैसी लग रही है आप हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।